computer science first year bachcho. Last we have covered the basics of the transformer. Today we are going to discuss about the construction of the transformer. So construction of the transformer we are going to be discussed today. Hopefully the last session would be very useful to all of you to get understand the how and what is the basic principle of the transformer, right? So today we are discuss about the construction of transformer, right? Construction of transformer. Just a minute बच्चे. या तो बच्चों कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर में जब सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि जो आपका ट्रांसफार्मर है, जो मैंने आपको ट्रांसफार्मर बताया था, मैंने ये बताया था कि ट्रांसफार्मर को हम किसी, जैसे मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये देखिएगा ज़रा, ये स्टेप से ज़रा हम समझते हैं, ठीक है? ये आपकी सर्कुलर भी हो सकती है, आपकी रेक्टेंगुलर भी हो सकती है कोर, ठीक है? तो जैसे आपका ये बेसिकली ये आपका कोर है, ठीक है? ये इतने वाला हिस्सा, ये गत्ते वाला हिस्सा, ठीक है? और इसके अंदर आपने क्या कर रखे, टेप को लपेटा हुआ है। तो ऐसे आपकी कॉइल होती हैं। कॉइल क्या होती है, आपका पूरा लपेटा अंदर तक आता है, ऐसे पूरा ऐसे घूमता हुआ, ठीक है? तो ये जो अंदर वाला पार्ट है वो किसका बना होता है, लोहे का बना होता है, ठीक है? लोहे का, आयरन का। और इसके बाद में आप क्या करते हैं, आप उसके ऊपर आप क्या करते हो, कॉइल्स को लपेटते हो, वो तांबे की होती है। तो जो इस अंदर वाले पार्ट को, जिसपे हम क्या करते हैं, तांबे को से कॉइल्स को लपेटते हैं, जो तांबे की बनी होती हैं, और ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं कोर। कोर सबसे अंदर वाला हिस्सा आपका क्या कहलाता है, कोर बना होता है, जो क्या करता है, चुंबकीय पाथ बनाता है। किसके लिए, जो आप कॉइल लपेटते हो, इधर आपने प्राइमरी और इधर सेकेंडरी, ठीक है? दो कॉइल्स होती हैं आपकी हर बार, एक प्राइमरी कॉइल और एक बार सेकेंडरी कॉइल बताया था। तो इन दोनों को जब आप लपेटते हो तो आप जो आप वोल्टेज अप्लाई करते हो वो केवल आप प्राइमरी कॉइल में करते हो, ठीक है? तो प्राइमरी कॉइल में आप इंडक्शन प्रिंसिपल से फ्लक्स चेंज होने पर एक ईएमएफ जनरेट होता है, वो ईएमएफ म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में चला जाता है, ठीक है? तो वो किसके, पहले वाले के क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है, ठीक है? ई बराबर माइनस एन डी आई अपॉन डी टी, ठीक है? ई बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है? सॉरी, उसके बाद में आपका जो, यानी दो टाइप का इंडक्शन हुआ, आपका दो टाइप का आपका इंडक्शन हुआ। एक तो म्यूचुअल इंडक्शन जो सेकेंडरी वाइंडिंग में होता है, और एक आपका होता है सेल्फ इंडक्शन, जो किस में होता है, प्राइमरी वाइंडिंग में ही अपनी वजह से होता है। और इंडक्शन क्या होता है, जो अपने में बहने वाली धारा का, सॉरी, इंडक्शन जो, वो तो लेंज का नियम है, जो इंडक्शन है बेसिकली वो क्या करता है, जो प्रेरित हो जाता है। समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर है बच्चों? तो मैं जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर समझा रही हूँ, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि ट्रांसफार्मर में लगने वाली जो, यानी जो कोर है, अब बात समझ आई ना, कोर, ये जो आपका कोर है ये आपका कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मतलब ये जो कोर क्या करता है, आपको बेसिक में समझाते चली जा रही है। कोर जो होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर का जो कोर है, ट्रांसफार्मर का कोर क्या करता है, सबसे बेसिक काम इसी का ही है। आप कॉइल को कहाँ लपेटोगे, आपने एक कॉइल इधर ले ली और एक कॉइल इधर ले ली, तो उसमें अगर आप सोर्स अप्लाई कर रहे हो तो दूसरे में कैसे जाएगा, वो इंडक्शन कहाँ से आएगा, म्यूचुअल इंडक्शन दूसरे में कैसे होगा, जो लोड को चलाएगा वो तो ऐसे होगा कि उसके बीच में जब कोई बीच का रास्ता होगा, एक आदमी एक किनारे पे एक दूसरे किनारे पे, तो इधर का किनारे का आदमी उधर कैसे जाएगा, उधर का इधर कैसे आएगा, ऐसे आएगा पुल की वजह से। तो वो पुल क्या है, सर्किट का काम कर रहा है, बांध मैग्नेटिक सर्किट का। तो यही काम हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो क्या करता है, मैग्नेटिक पाथ बनाता है, मैग्नेटिक सर्किट, या आप मैग्नेटिक पाथ कहिए, चुंबकीय पाथ बनाता है, ठीक है? चुंबकीय पाथ बनाता है। और ये जो कोर होता है, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ये कोर के जो टाइप डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब जो आप देखते होंगे, आपने कोई छोटी कभी मोटर खोली होगी तो उसमें बहुत सारे लोहे के, आपने देखो एक एक पतले बहुत सारे पीसेज होते हैं, तो हर एक बार वो चेंज हो सकते हैं। तो उसकी जो शेप होती है कोर को बनाने की, ई आई एल शेप एंड यू शेप, ठीक है? तो जैसे आपका ये ई शेप दिखाई दे रहा है आपको, मैं भी आपको दिखाती हूँ, ई आई एल ओ यू एल और यू शेप, ठीक है? ये ज़रा देखिएगा बच्चों, ये देखिए बच्चों, यहाँ देखिएगा, ये जो आपका ई आई और एल और यू शेप दिखाई देगी, देखिए ये तो कोर की ई शेप हो गई। आप बहुत सारी ई को जोड़ के, एक ही ऐसे लीजिए और एक ही उल्टी करके, तो ई टाइप की दो शेप्स आप ले सकते हो। फिर आई आप बहुत सारी शेप ले सकते हो,
ठीक है, ये एल शेप हो गई, एक एल, ये भी एल शेप है, ये भी एल शेप है, इसको जोड़ के आप पूरा एक मैग्नेटिक पाथ बनाओगे। ऐसे जैसे ई को, देखो पहले मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो ई आई एल, ये भी एल है, ये भी एल है, ये यू है। अब जैसे ये की ई है, ऐसे को आप ई को उल्टा कर दो तो ई और ई जुड़ के क्या बना देंगे, पूरा एक मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट कर देंगे, ऐसे गोला ऐसे, ठीक है, सर्किट पूरा। इसी तरह आई को आपको ऐसे भी जोड़ना पड़ेगा, ऐसे भी जोड़ना पड़ेगा और ऐसे भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह एल, ये आपका एल एल हो गया, इसको जोड़ के ये पूरा एक सर्किट बनेगा। इसी तरह यू ऐसे लिया, फिर एक उल्टा यू, और ऐसे कई सारे आप पीसेस जोड़ते हो, एक पीस को जोड़ के नहीं होता, और हर एक, ठीक है। तो ये आपके कोर की शेप हो सकते हैं। तो कोर की जो शेप है, कोर की जो कंस्ट्रक्शन है, जो बेसिक पार्ट है कोर, जो मैग्नेटिक पाथ को बनाता है, उसमें इसकी कई सारी शेप्स आ सकती हैं, ई आई एल और यू, ठीक है बच्चों। उसके बाद में इसको हम क्या कहते हैं, लैमिनेटेड कोर। इन ट्रांसफार्मर में ई आई एल और यू शेप की जो ये कोर्स को हम प्रयोग में लाते हैं, और इन कोर को बनाने में हम क्या करते हैं, जो लोहा यूज़ करते हैं, जो लोहा होता है वो एलॉय स्टील का होता है, ठीक है। लोहे की चादर, या तो हम लोहे की शीट को यूज़ करते हैं, आयरन शीट को यूज़ करते हैं। मतलब ये जो कोर बनाने के लिए हम जो शेप यूज़ करते हैं, इन शेप को हम किससे बनाते हैं, या तो आयरन की शीट से बनाते हैं, लोहे की चादर से, या हम मिश्र धातु एलॉय स्टील का बनाते हैं। प्योर लोहा नहीं होता ये, ठीक है, ये एलॉय स्टील की बनी होती है, ठीक है। इनको हम लैमिनेशन भी कहते हैं। इन कोट्स को हम क्या कहते हैं, इन कोट्स को वी कैन सी द लैमिनेशन ऑल्सो, लैमिनेशन, ठीक है। लैमिनेशन हम इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, इनमें एक्चुअली बहुत सारी लोहा जैसे जहाँ पे है और वो मैग्नेटिक पाथ बना रहा है, वहाँ तांबा भी है। तो यहाँ पे मैं भी आपको बताऊंगी, लॉसेस के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे जो लॉस होते हैं, एक तो आयरन लॉस होता है, ठीक है, और एक आपका कॉपर लॉस होता है। तो ये लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कोर में जो लोहा यूज़ करते हैं वो प्योर आयरन का यूज़ नहीं करते, वरना हमारे लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हम लॉसेस को कम करने के लिए जो कोर बनाते हैं वो एलॉय स्टील की या हाई सिलिकन, जिसमें उच्च सिलिकन अंश हो, मतलब हाई सिलिकन कंटेंट वाला आपका लोहा होना चाहिए। और ये मतलब उसके अंदर सिलिकन आयरन शीट हो सकती है, एलॉय स्टील हो सकता है, या हम उच्च अंश वाले सिलिकन की मात्रा वाला लोहा यूज़ कर सकते हैं। और ये मात्रा जो लोहे की, उसकी आयरन सिलिकन की हो सकती है लोहे के अंदर, वो 4% तक हो सकती है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारा, ये आपके डिज़ाइंड है पहले से, ठीक है। और हर एक कोर को लैमिनेशन, हर एक कोर पर हम क्या करते हैं, वार्निश चढ़ा देते हैं, वार्निश कर देते हैं। जैसे ये पट्टियाँ हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे ये ई, ठीक है, ये आई, ठीक है, ये एल, ठीक है, ये यू, ये यू। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, वार्निश कर देते हैं, किसी इंसुलेटेड मटेरियल की वार्निश कर देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे आपकी लॉसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। वो जो लॉसेस हैं वो आपकी एडी करंट लॉसेस हैं, एडी करंट। टू रिड्यूस द लॉसेस, वो लॉसेस कौन से हैं आपके, एडी करंट लॉसेस, एडी करंट लॉसेस, ठीक है। एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इन कोड्स पे क्या कर देते हैं, वार्निश कर देते हैं किसी इंसुलेटेड मटेरियल की, किसी वार्निश की, इंसुलेटेड वार्निश की, किसी की भी, ठीक है। जिससे अब ये उसके बाद जैसे आपने इसे कम कर दिया, अब हम और कैसे कम कर सकते हैं इसको, लॉसेस को, इसको कम कर। अब देखो ये डिसाइड कैसे होगा, देखो अब आपकी ये सब कहानी आपने बता दी कि हम लॉसेस कम कर। अब ये कितना मोटा होगा, ये जो शेप है, ये जो कोर है, ये कितनी मोटाई का होगा, ई जो है कितनी मोटाई का बना होगा, कितनी चौड़ाई का बना होगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इसकी जो विड्थ होती है, या आप कह सकते हो थिकनेस, कह सकते हो, जो थिकनेस है कोर की, थिकनेस ऑफ कोर डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड फ्रिक्वेंसी, अप्लाइड फ्रिक्वेंसी। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी 24 साइकिल पर सेकंड है, स्टैंडर्ड वैल्यू बता रही हूँ, पर सेकंड है, तो वहाँ पे जो आपकी कोर की जो शेप की जो मोटाई है वो क्या हो जाएगी, 0.5 mm तक हो जाएगी। लेकिन अगर ये आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाए, 24 साइकिल पर सेकंड हो जाए, तो उस केस में जो थिकनेस है कोर की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, दैट इज़ 0.28 mm, ठीक है बच्चों। आ रही मेरी बात समझ। अब इसके बाद में इस पर अब हमने ये बताया कि जब हम इन सारी शेप्स को जोड़ेंगे, जैसे अब ई शेप बहुत सारी को जोड़ेंगे, एक ई शेप ऐसे जुड़ेगी और एक ई शेप उल्टी तरफ से इधर से जुड़ेगी, मतलब ऐसे जुड़ेगी, ऐसे ऐसे, ठीक है।
तो ऐसे ऐसे करके कई सारी पत करके आप उसे मोटा सा बनाओगे। इनको आप ये भी कह सकते हो कि मैम हम इनको इकट्ठा क्यों नहीं जोड़ सकते। हम क्या करते हैं, हम इनको स्टैगर्ड फॉर्म में, बिखरी हुई फॉर्म में क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं, जिससे कि कोई भी जो कोर है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर से दूसरी ओर तक बना हुआ ना रह जाए। मतलब हम ये चाहते हैं कोई भी हमें एयर गैप नहीं रखना है। एयर गैप को आप ये कह सकते हो कि मैं मोटाई बढ़ा के एक ही ई बना दूँ, वो नहीं हो सकता। उससे आपका क्या हो जाएगा, एयर गैप होगा, और एयर गैप जितना ज़्यादा होगा तो वहाँ पे लॉसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इनको ढेरों के रूप में बनाते हैं, स्कैटर्ड, ठीक है, सॉरी ढेरों के रूप में बनाते हैं, जॉइंट्स के रूप में बनाते हैं और बिखरी हुई फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें ये डिपेंड करता है कि मैम हमने तो अलग अलग तरह का ट्रांसफार्मर देखा है। अब देखो जैसे सिंगल फेस ट्रांसफार्मर की हम बात कर रहे हैं, तो ये अब उसमें भी ट्रांसफार्मर दो टाइप का हो सकता है। सिंगल फेस ट्रांसफार्मर आपका स्मॉल ट्रांसफार्मर भी हो सकता है, स्मॉल टाइप का, और एक होता है लार्ज शेप का, ठीक है, लार्ज शेप का या टाइप का आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। अगर आपका छोटा ट्रांसफार्मर है तो उसे तो आप उसके लिए जो शेप डिसाइड की गई है वो उसकी जो आपकी मतलब उसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो आयताकार होगा। क्या होगा, रेक्टेंगुलर, आयताकार, ठीक है। आप आयताकार के रूप में फॉर्म में होगा, लेकिन जो बड़ा ट्रांसफार्मर होगा वो आपका वृत्ताकार, सर्कुलर, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा होगा। मतलब आपको बनानी तो ई आई एल और यू शेप ही है। समझ आ रही मेरी बात, यहाँ कंफ्यूज मत हो, मैं आपको जरा समझा देती हूँ बच्चों। यहाँ पे जो आप यूज़ कर रहे हो, मतलब यहाँ पे आप ये कह रहे हो कि जो मैंने कहा ना क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि मैंने आपको ये बताया, ध्यान से समझो, आपका दो टाइप का ट्रांसफार्मर होगा, एक तो होगा आपका छोटे ट्रांसफार्मर और एक होंगे बड़े ट्रांसफार्मर। तो जो छोटे ट्रांसफार्मर है उसके लिए जो आप जैसे आपने शीट ली, बड़ी शीट है आपकी, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि ऑरेंज की शीट को यूज़ करोगे, एलॉय स्टील को यूज़ करोगे, मतलब चादर की फॉर्म में होगा पूरा एक बड़ी शीट होगी। उस शीट में अगर आपका जो ट्रांसफार्मर है उसके लिए सपोज आप ई शेप बना रहे हो और बड़े के लिए भी आप ई शेप ही बना रहे हो, ठीक है। छोटा ट्रांसफार्मर है उसके लिए भी ई शेप को यूज़ कर रहे हो कोर की, और लार्ज के लिए भी ई शेप यूज़ कर रहे हो, लेकिन उसमें जो वो जो आपकी शीट होगी उसे काटने का तरीका डिफरेंट होगा। तरीका ऐसे डिफरेंट होगा कि अगर आपका छोटा ट्रांसफार्मर है तो आप जो उस शीट में से ई शेप को बनाने के लिए हिस्सा काटोगे, उसके अंदर से वो थोड़ा सा पार्ट काटोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो अनुप्रस्थ काटोगे, वो आयताकार फॉर्म में होनी चाहिए। और जो लार्ज टाइप है उसके लिए आप ई शेप बनाने के लिए उस शीट में से जो पार्ट काटोगे ई शेप को बनाने के लिए वो वृत्ताकार की फॉर्म में होना चाहिए, मतलब सर्कुलर, ठीक है। क्योंकि हमें ये पता है इसके अंदर कि एक दिए हुए एरिया के लिए क्रॉस सेक्शन की जो सरकमफ्रेंस है, परिधि है, वो सबसे कम होती है, ठीक है। इसी कारण आयताकार अनुप्रस्थ काट की अपेक्षा क्या होगा, कम तांबा लगेगा। यानी आप ये कह रहे हो कि जैसे यहाँ पे आयताकार है, ठीक है, ये तो छोटे के लिए हो गया, यहाँ पे हमारा ज़्यादा तांबा भी यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर वृत्ताकार है वो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स के लिए यूज़ हो रहा है। अगर आप एक ही शेप बनाओगे, ऐसे आप कम से कम कितनी सारी मल्टीपल्स आपको ई शेप्स बनानी पड़ेंगी, 30-40 कितनी ई शेप्स बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो आयताकार से जो आपने ई शेप काटी है और वृत्ताकार से जो ई शेप काटी है उन दोनों में फ़र्क ये रहेगा, क्योंकि आपकी वृत्ताकार के कंपैरेटिव आयताकार में जो आपकी परिधि होती है, ये जो इसकी परिधि है, तो वो क्या होगी, वर्ताकार में तो परिधि कम हो जाएगी, ये सरकमफ्रेंस कम हो जाएगी। लेकिन आपका जो लार्ज टाइप का ट्रांसफार्मर है, अगर आप उसमें आयताकार ही यूज़ करोगे तो वहाँ पे तांबा भी बहुत ज़्यादा लगेगा। अब आप यहाँ पे वृत्ताकार से वो काटोगे तो वो एरिया कम हो जाता है, तो परिधि जितनी कम होगी, सरकमफ्रेंस आपकी जितनी कम होगी, तो वो क्या होगी आपकी, उतना कम आपका तांबा लगेगा। तो यहाँ पे बेसिकली बड़े ट्रांसफार्मर के लिए हम जो क्रॉस सेक्शन एरिया काट रहे हैं वो आप वृत्ताकार काट के तब या एल या यू शेप बनाओगी। समझ आ गई मेरी बात। अब इसमें ट्रांसफार्मर टाइप ऑफ, अब जो इसका बेसिक, अब इसके बाद में बच्चों जो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं इसके अंदर कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो ट्रांसफार्मर आपका 3 टाइप का हो सकता है कंस्ट्रक्शन में। एक तो आपका हो गया, मतलब ये आप तो एक तो मैंने आपको आधार बताया, ठीक है। दूसरा आधार आपका बेसिकली क्या है इसके, हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट जो हम बता रहे हैं कि अगर मैं कंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे, तो मैंने कंस्ट्रक्शन के टाइप बताई कि हम EILU को कैसे बना रहे हैं, आपका छोटा और बड़ा ट्रांसफार्मर क्या होगा। अब अगर मैं इसको कैटेगराइज करूँ इन द बिहाफ ऑफ द कंस्ट्रक्शन, वी कैन क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज योर कोर टाइप, शेल टाइप एंड बैरी टाइप। मतलब दीज आर द टाइप्स इन विच वी आर डिस्क्राइबिंग इट ऑन द बिहाफ ऑफ द
construction, that means you are how you are connecting your primary and secondary coil on the core. मतलब आप कोर के अंदर जो आपका लोहे वाला है उसके अंदर आप किस तरीके से अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स को कनेक्ट कर रहे हो, वो टाइप बता रही हूँ। मतलब मैंने आपको बताया कि वो वृत्ताकार आयताकार आपको सब समझ आ गया। अब आप टाइप बता रहे हो, वो कंस्ट्रक्शन बता रहे हो, उसके टाइप्स बता रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो ट्रांसफॉर्मर के, कि आप अपनी कॉइल्स को उस पर कैसे लपेट रहे हो, EILU पे कैसे लपेट रहे हो, ठीक है, यानी कोर पे कैसे लपेट रहे हो। तो जैसे कोर टाइप में आपको समझाऊँ, अगर कोर टाइप में आपका ये बेसिकली आपका कोर टाइप में आप एल, यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। ये आपको एल टाइप की शेप को यूज़ करते हो, एल टाइप शेप को, ठीक है, एल टाइप शेप को आप यूज़ करते हो, ठीक है। इसमें जो कॉइल होती हैं वो आपकी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, बेलनाकार, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, बेलनाकार की फॉर्म में आप इसको क्या करते हो, आपकी जो कॉइल्स होती है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती हैं आपकी क्या, कॉइल्स, ठीक है। और आप चाहो तो उसको सर्कुलर भी बना सकते हो, उसको ओवल भी बना सकते हो, उसको आप रेक्टेंगुलर भी बना सकते हो, किसी भी फॉर्म में बना सकते हो। इस प्रकार के सर्किट में, कोर टाइप वाले ट्रांसफार्मर में आपका एक ही मैग्नेटिक सर्किट होता है, मैग्नेटिक पाथ एक ही होता है, वो मैं भी आपको समझाऊंगी वो क्या मतलब है। फिर आपका शेल टाइप, शेल टाइप में आप क्या करते हो, आप इसमें ई शेप को यूज़ करते हो, ई शेप को यूज़ करते हो, ठीक है, ई शेप को आप यूज़ करते हो। और ई शेप में जैसे आप ये ई शेप जोड़ दी, ये ई शेप होगी, ठीक है। इसी तरह आप इधर से भी ई शेप, इसको पूरा तो करोगे ना, इसी तरह उल्टी एक ई शेप लगाओगे, दो ई शेप लगाओगे ना, दिख रहा है आप लोगों को, एक तो ये वाला और एक इधर से ये वाला, तो ये और ये एक दूसरे के ऊपर लग जाएंगे, तो ऐसी ई शेप बनेगी। अब आपको यहाँ क्या करना है, इसमें जो इसके अंदर तो आपका कैसे था एल टाइप में, एल टाइप में तो सिंपल था, ये कैसे और एक उल्टा एल, ठीक है। यहाँ पे आपने प्राइमरी कॉइल लगा दी, यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल लगा दी, लेकिन ई शेप में आपकी अब 3 आ रही है। तो यहाँ पे आप जो कनेक्ट करोगे, यहाँ पे आप जब ई शेप को यूज़ करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सेंट्रल लिम्ब को, सेंट्रल वाली प्लेट को क्या करोगे, वहाँ पे आप क्या करोगे, उसको 2 गुना रखोगे कॉर्नर वाली से, मतलब इस कॉर्नर वाली की मोटाई की 2 गुनी आप ये रखोगे, ठीक है। और इस 2 गुनी के ऊपर ही आप क्या करोगे, सेंट्रल वाली लिम्ब के ऊपर आप क्या करोगे, सेंट्रल वाली जो आपकी बीच वाली जो है आपकी जो प्लेट है, ठीक है, लेग है, उसके ऊपर आप क्या करोगे, कॉइल्स को लपेटोगे, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी, ठीक है। और ये प्राइमरी और सेकेंडरी को आपस में हम अलग करके सैंडविच के रूप में बनाते हैं, मतलब एक जो ई शेप है, जैसे पहले इधर वाले में जोड़ देते हैं, फिर इसको हम इस तरह से सैंडविच करते हैं, मतलब बीच में जोड़ देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, शेल, शेल का मतलब है अंदर का, ठीक है, शेल का मतलब कोश, तो जैसे वो बोलते थे, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे ये शेल, ठीक है, तो ये 1 शेल 2 शेल 3 शेल, ठीक है, तो वही शेल है, ठीक है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में जैसे यहाँ पे केवल एक ही मैग्नेटिक सर्किट था, अगर आप देखो यही मैग्नेटिक सर्किट था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आपका यहाँ से आप ऐसे कनेक्ट करोगे ये बीच वाली से, और यहीं से आप क्या करोगे, सेकेंडरी कनेक्ट करके रखा हुआ है, यहाँ पे आप सोर्स करें, तो एक मैग्नेटिक पाथ तो आपका ये वाली लैग हो गई इसका, और एक हो गया इस वाले का, तो आपके यहाँ पे 2 मैग्नेटिक सर्किट हैं आपके, ठीक है। तो आपको पता लग गया कोर टाइप में आपका मैग्नेटिक सर्किट वॉज 1 एंड इन शेल टाइप इट वर 2, राइट। और इस शेल में इसका फ़ायदा ये है कि हमारा जो फ्लक्स लीकेज होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही पाथ है, तो यहाँ पे फ्लक्स लीकेज ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे जो आपके मैग्नेटिक पाथ 2 हो गए, तो यहाँ पे बट गया आपका फ्लक्स जो है वो बट जाएगा, तो यहाँ पे फ्लक्स लीकेज जो होगा वो कम होगा। तो ये फ्लक्स लीकेज जो है, फ्लक्स लीकेज वॉज लेस कंपैरेटिव टू द कोर, इसमें फ्लक्स लीकेज क्या होगा, शेल की कंपैरेटिव ज़्यादा होगा। समझ आ रही मेरी बात। उसके बाद इसमें, लेकिन हाँ ये एक चीज़ ज़रूर है, क्योंकि इसमें शेल टाइप में आप ई टाइप को यूज़ कर रहे हो, और जो लिम्ब सेंट्रल लिम्ब है उसको भी आप बढ़ा दे रहे हो, और ई शेप आपको देखा, ई शेप की लेग्स भी ज़्यादा आ रही हो, तो आपका जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर होगा वो भारी बहुत होगा, भारी होगा तो वैसे आप लोहा ज़्यादा इसको तो महंगा भी होगा, लेकिन कोर टाइप आपका सस्ता होगा और हल्का होगा। लास्ट आपका बचता है बैरी टाइप। तो बैरी टाइप में अगर मैं देखूँ तो बैरी टाइप ट्रांसफार्मर में, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में कोर को इस तरीके से लगाया जाता है ताकि फ्लक्स के लिए आपके बहुत सारे रास्ते हों। जैसे इसमें एक है, इसमें फ्लक्स के 2 हैं, लेकिन इसके अंदर जो फ्लक्स के लिए है, मतलब मैग्नेटिक पाथ के लिए आपके बहुत सारे
क्या बनाए जाते हैं, रास्ते बनाए जाते हैं। बहुत सारे रास्ते कैसे बन सकते हैं, को अगर आप उसे वृत्ताकार बना दो, आप सर्कुलर बना दो उसको, अगर आप उसे सर्कुलर बना दोगे तो उसमें बहुत सारे क्या आ जाएंगे, बहुत सारे, चारों तरफ लपेट दोगे ना आप, पहले दो तरफ लपेटे थे, फिर आपने बीच वाले पे लपेटा, अब आप ये बहुत सारे पे लपेट दे रहे हो। जब आप उसको कॉइल्स को बहुत सारे पे लपेट दोगे, पूरे उसके बाहर वाली परिधि पे, सरकमफ्रेंस पे उसको क्या करोगे, बाइंड अप करोगे, उसके अंदर बाइंड करोगे, तो ये क्या होगा आपका, उससे उसके फ्लक्स के लिए बहुत सारे रास्ते बन जाएंगे। और इसमें क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को बेलनाकार और वृत्ताकार रूप में आप कैसे भी रख सकते हो। ठीक है, आप इसको ये कह सकते हो बेसिकली, जैसे शेल में आपके 2 फ्लक्स पाथ थे, इसमें आपके बहुत मोर देन 2 हो गए बैरी में, तो एक तरह से बैरी जो है वो शेल का ही एक इम्प्रूव्ड फॉर्म है, एक सुधरा हुआ रूप है, मतलब ये इसी से निकल के आया है। ठीक है, और दूसरे ट्रांसफार्मर के कंपैरेटिव शेल और जो कोर है, एक तो वो सस्ता होता है बैरी टाइप, ठीक है, चीप होता है, आयरन लॉसेस कम, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्लक्स पाथ जितने ज़्यादा होंगे आपका, वो उसमें लॉसेस उतने कम होंगे। ठीक है, और दूसरा ये सस्ता भी होगा, बैरी टाइप आपका सस्ता होगा, आयरन लॉसेस कम होंगे, फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि आपने बहुत सारे रास्ते उसमें बना दिए, और इसका साइज़ भी क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट, एक बार मैं आपको ना छोटा सा कहीं से मैंने निकाला है इसको, जस्ट सी वंस इन अ वाइल, आप एक बार देख भी लीजिए। मैडम की ड्राइंग तो आपको पहले ही पता है कि कितनी ख़राब है, तो यू कैन सी ओवर है, लुक जस्ट अ मिनट, ये देखिएगा बच्चों, ये आपका आया कोर टाइप। ठीक है, एक ही फ्लक्स पाथ है। ठीक है, आपने कॉइल्स को एक ही कोर के ऊपर लपेटा है। अगर आप शेल टाइप देखिए, तो शेल टाइप में आपने ये जो ई टाइप है, मतलब आपने उसके अंदर 2 फ्लक्स पाथ बनाए, 2 फ्लक्स पाथ आप ई को यूज़ करके बना सकते हो। इसमें बेसिकली जो आप ई को बना रहे हो, आप इस तरीके से कर रहे हो कि आपने उसको सैंडविच करके रखा है, 2 ई पाथ्स लिए आपने, और उसके बीच में प्राइमरी और सेकेंडरी वाली बीच वाली को इस तरीके से जोड़ा है कि वो एक दूसरे के साथ सैंडविच हो गई है, मतलब बीच में आ गई है। ठीक है, तो ये आपके 2 फ्लक्स डेंसिटी हो गई। अब अगर आप बैरी टाइप देखो, तो इसके अंदर आपने फ्लक्स डेंसिटी और भी देखो, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, एक बीच वाली आ रही है, तो आपने बहुत सारे क्या कर दिए, मैग्नेटिक कोर आपकी ये वाली है। ठीक है, तो आपने बहुत सारी को क्या कर दिया। अब जो ई उसके एल और ई के बाद बची, वो आई और यू ही बची हैं, वो आप कहाँ यूज़ कर रहे हो, मैग्नेटिक कोर में यूज़, उसमें बैरी टाइप में यूज़ कर रहे हो। तो ये बैरी, ये आपकी कौन सी हो गई, देख लीजिए एक बार, ये आपकी ये वाली जो है आपकी बेसिकली, ये तो हो गई आपकी कोर टाइप, देन योर शेल टाइप एंड देन योर बैरी टाइप। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद में जो नेक्स्ट बचता है वो बचता है आपका लास्ट बच्चों, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आपका ट्रांसफार्मर 2 टाइप का हो सकता है। ट्रांसफार्मर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। ठीक है, तो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर वही पता है आपको, जहाँ पे आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग के जो टर्न्स ऑफ रेशो हों वो ज़्यादा हों। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज, अगर वोल्टेज आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी स्टेप अप में, सेकेंडरी वोल्टेज पे, सेकेंडरी कॉइल्स पे, और स्टेप डाउन में क्या हो जाएगी, सेकेंडरी वाइंडिंग पे आपकी जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब वो कम हो जाएगी तो स्टेप डाउन, और अगर बढ़ जाएगी सेकेंडरी वाइंडिंग पे तो स्टेप अप। तो कल हम पढ़ेंगे एक छोटा सा, आपको इसमें मैंने बता दिया ट्रांसफार्मर में आप पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ट्रांसफार्मर में आपकी कोर कंस्ट्रक्शन की बात करूं, चाहे तो वो 1 फेज़ हो चाहे वो 3 फेज़ हो। ठीक है, 1 फेज़ ट्रांसफार्मर हो चाहे 3 फेज़ ट्रांसफार्मर हो, बनाने का तरीका बिल्कुल यही रहेगा। उसमें भी वो कोर टाइप, शेल टाइप, बैरी टाइप रहेगा। अगर आप 1 फेज़ मतलब 1 फेज़ यूज़ कर रहे हो, मतलब सिंगल कॉइल यूज़ कर रहे हो, मतलब सिंगल साइड प्राइमरी वाइंडिंग के लिए कॉइल और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए। अगर मैं 3 फेज़ की बात करूं तो प्राइमरी वाली साइड पे ही आपकी क्या आ जाएंगी, 3 वाइंडिंग्स आ जाएंगी, इसी तरह 3 वाइंडिंग आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग पे आ जाएंगी। ठीक है, तो अब आपको ये पता लग गया कि आपका शेल टाइप हो सकता है, आपका बैरी टाइप हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है, कोर टाइप हो सकता है। तो अब आपको ये भी, आपको बस यही ध्यान रखना है कि हम कैसे बना रहे हैं उसको, कैसे मैंने कोर को कनेक्ट किया, शेल को कनेक्ट किया, बैरी को, उसके बारे में बता दूँ। एल टाइप होता है, ई टाइप होता है, वो सर्कुलर टाइप में होता है, इसमें लीकेज कम होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लक्स डेंसिटी, इसमें फ्लक्स डेंसिटी कम होती है, एक ही मैग्नेटिक सर्किट होता है, मैग्नेटिक पाथ होता है, इसमें 2 हो सकते हैं, इसमें मोर देन 2 हो सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सस्ता, ये आपका हल्का होता है, ये भारी होता है, ये होता सस्ता है। दूसरा, इसमें लॉसेस भी कम हो सकते हैं। ठीक है, और फिर जैसे मैंने ये को बताया कि उसकी सेंट्रल लिम्ब को आप 2 गुना बनाते हो किनारे की 2 उससे लिम्ब से। ठीक है, उसके बाद आपको ये समझाया, उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि ट्रांसफार्मर में आप पे कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं। तो एक तो कोर हो सकता है,
ठीक है, जो क्या बनाता है, चुंबकीय पाथ बनाता है, मैग्नेटिक पाथ बनाता है। ठीक है, इसको हम कैसे बनाते हैं, ई, आई, एल और यू को यूज़ करके बनाते हैं। उसमें हम वार्निश कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपके लॉसेस कम हो जाए। फिर आपकी वाइंडिंग आपकी ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल्स आएंगे, एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, दोनों कॉइल्स को हम सुपर एनेमल कॉपर या एल्यूमिनियम की तारों से बनाते हैं। किसकी, सुपर एनिमल कॉपर या एल्यूमिनियम की तारों से। कॉपर की भी आती है वाइंडिंग, एल्यूमिनियम की भी आती है। जब आप कूलर वगैरह ठीक कराते हो तो आपको कहता होगा वो। इन कॉइल में नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं ट्रांसफार्मर के रूपांतर अनुपात पर तथा कॉइल में प्रयोग होने वाले तार के क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है और कितनी आप करंट फ्लो कराना चाह रहे हो। अब जैसे अगर आपको स्टेप अप बनाना है तो ऑब्वियस है आपको प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स रखोगे और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स आपको क्या करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा रखने पड़ेंगे। तो और इसी तरह से उसमें क्या करेगी, करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो जिस तरफ हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं वो प्राइमरी वाइंडिंग होते हैं, जिस तरफ हम लोड देते हैं उस तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग। फिर इंसुलेशन, दोनों कॉइल को एक दूसरे से इंसुलेटेड करने के लिए हर एक कॉइल में हम हर एक परतों के बीच में ई, आई, एल, यू जो आप कोर होते हैं उनकी परतों के बीच में इंसुलेशन करते हैं। वो इंसुलेशन आप पेपर को रख के भी कर सकते हो। ठीक है, आप बोर्ड को रख के भी, फाइबर शीट को भी यूज़ कर सकते हो, वार्निश को भी यूज़ कर सकते हो, किसी को भी चीज़ को यूज़ करके आप उसके अंदर क्या कर देते हो, इंसुलेशन कर देते हो। ठीक है, उसके बाद चौथा जो पार्ट आता है इसका आता है टैंक। टैंक क्या होता है, जिस भाग में हम ट्रांसफार्मर को रखते हैं, ट्रांसफार्मर खाली नहीं होता, हम उसे किसी डब्बे के अंदर रखते हैं, तो उस डब्बे को हम क्या बोलते हैं, टैंक बोलते हैं, जो आपका माइल्ड स्टील का बना होता है, माइल्ड स्टील शीट का बना होता है। और ये नेचुरली क्या हो जाता है, कूल करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, जैसे मतलब गर्म हो जाएगा जब आपकी वोल्टेज प्रोड्यूस, फ्लक्स बहेगा, मैग्नेटिक पाथ होगा, इलेक्ट्रिक पाथ होगा, तो आपका वहाँ क्या होगा, वहाँ पे वो गर्म हो जाएगा। तो उसको गर्म करने के लिए हम नेचुरली उसके अंदर क्या करते हैं, एयर को जाने के लिए जगह बनाते हैं, जिसको हम संवहन नलिकाएं या मतलब हम पाइप्स लाइंस बना देते हैं छोटी छोटी, जो क्या करते हैं और क्या करते हैं, वो तो आपके क्या हो जाए, कुछ तो आपका वायु से वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। दूसरा, हम उसके अंदर एक और ट्यूब्स बनाते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, तेल के थ्रू तेल भी डालते हैं उसके अंदर, जो क्या करता है, उसको क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। अब दूसरा क्या है इसके अंदर, तो एक 2 तरीके से करते हैं। एक तो आपने संवहन नलिका कि आपकी जो गर्मी है वो बाहर अपने आप ही वायु में निकलती, मतलब नेचुरली बाहर निकलती चली जाए। दूसरा आप क्या कर, दूसरी जो आप ट्यूब्स बना रहे हो, जो खोखली ट्यूब्स होती हैं वो, ठीक है, अंदर से होलो होती हैं खाली ट्यूब्स, जिसमें आप क्या करते हो, आप ऑयल को डाल देते हो और ट्रांसफार्मर को ठंडा कर देते हो। तो ये इसको ठंडा करने का तरीका है। तो अगर ट्रांसफार्मर को कूल करने का तरीका बोला जाए तो आप 2 टाइप से करते हो। एक तो आप खोखली नलिकाएं बनाते हो, होलो ट्यूब्स यू विल प्रोड्यूस व्हेन यू आर मेकिंग द ट्रांसफार्मर वेयर यू विल इंसर्ट द ऑयल। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि जो उसमें गर्मी आ जाती है, हर समय तेल वहाँ कूल नहीं कर रहे, एक तो तेल से कूल कर रहे हो कंटिन्यूसली, और दूसरा जो गर्मी है वो आपकी कहाँ, वातावरण में, एनवायरनमेंट में जाती रहती है। फिर जो लास्ट आपका बचता है वो टर्मिनल बॉक्स। आपके प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के टर्मिनल्स को टर्मिनल बॉक्स से हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये ब्रास का बना होता है या बेकेलाइट शीट का भी बना हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, टोटल आपका ट्रांसफार्मर है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद ट्रांसफार्मर रेशो, ठीक है, टर्न्स रेशो कैसे निकालते हैं वो हम बताएंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, कंप्यूटर साइंस, थैंक यू वेरी मच।